शेयरों में थोड़ा सा बैकफुट था, लेकिन मिला जुला था। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी थी, बाकी शेयरों में बिकवाई थी, लेकिन आईटीसी में खरीदारी थी और ऑलमोस्ट मार्केट कैप 6 लाख करोड़ पहुंचने वाली आईटीसी की नए ऑल टाइम हाइस पर ये स्टॉक पहुंच गया। इसके अलावा अच्छी मूव आज देखने को मिली सेलेक्टिव एफएमसीजी के साथ साथ सेलेक्टिव हैवी वेट्स में। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लास्ट आवर एक ज़ोरदार तेज़ी, वो एडजस्टमेंट था क्योंकि कंपनी का स्टॉक कल एक्स हो जाएगा फाइनेंशियल कारोबार, जियो फाइनेंशियल कारोबार में। तो आज आखिरी दिन था जबकि इसमें जियो फाइनेंशियल कारोबार के लिए आप एलिजिबिलिटी थी आपकी ख़रीदारी करने के लिए, और आज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहे थे लास्ट आवर में, तो उसका एक रिएक्शन आखिरी मिनट में देखने को मिला। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी थी, 0.5% के आसपास की बाइंग थी। बाइंग बजाज फाइनेंस, बजाज डुओ या फिर एचडीएफसी साइड पर थी। मेटल में बाइंग थी, बहुत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत खरीदारी वहाँ देखने को मिली। ऑटो आज फ्लैट बंद हुआ। पीएसयू, बैंकिंग, एनर्जी, मीडिया, ये कुछ नाम थे जहाँ पे खरीदारी थी। स्मॉल कैप स्पेस में खरीदारी थी, फार्मा स्पेस में खरीदारी थी। मोर लेस आप मान सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी ब्रॉडर बेस बाइंग थी आज, क्योंकि आज दिन भर स्मॉल कैप मिड कैप तो हरे निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एक बार को मिड कैप लाल निशान में गया था, स्मॉल कैप तो इनफैक्ट हरे में ही था, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स बीच में लाल निशान में गया। लेकिन लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक भी इंडिसेस के अंदर देखने को मिला। और अब अवेटेड है बड़े नंबर्स, क्योंकि कल इन्फोसिस के नंबर्स हैं, कल कोफोर्स के नंबर हैं, कल एचयूएल के नंबर हैं, साथ साथ कल आपको नंबर्स दिखाई पड़ेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, हेवल्स के। अच्छा, वो पोली कैप के अच्छे नंबर थे, तो पोली कैप के नंबर्स के बाद ज़ोरदार तेज़ी थी, तो पोली कैप का रिपल इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, हेवल्स में रिपल इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, केईआई इंडस्ट्री में, क्योंकि सेम से कारोबार है। बेलवेदर अच्छा कर रहा है, पहली कंपनी अच्छा कर रही है, तो बाकी कंपनियां भी उसका रिएक्शन दिखाएंगे, तो उसमें एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। तो अप मूव था वहाँ पर। बाकी न्यूज़ फ्लोज के दम पे या ट्रिगर्स के दम पे कामकाज हो रहा था। तो इंडसइंड बैंक नंबर्स ठीक आए तो उसका रिएक्शन था। एल&टी टेक नंबर्स ठीक आए, नंबर्स ऑन अ फेस इट अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड और बाकी रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिला। लाइक वाइज टाटा कम्युनिकेशन नंबर से पहले आज चलता हुआ दिखाई पड़ा, वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी थी एंड अकॉर्डिंगली कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो न्यूज़ फ्लोज, ट्रिगर्स, इवेंट्स, इनके दम पे खरीदारी है और हैवी वेट में बाइंग चल रही है। और जानकारी मान रहे हैं कि बाजार में एटलीस्ट ब्रॉडर बेस बाइंग है। नीचे 19,600 का एक स्टॉप लॉस लेकर, 19,550-600 का स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग रहेंगे, और 20,000 के टारगेट्स आप 19,950, 20,000 के टारगेट्स आप इंडिसेस में आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी बैंक के केस में भी 45,000 को एक स्टॉप के तौर पे मानेंगे आप, और 46,000 तक के टारगेट, 46,500 तक के टारगेट्स वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये जानकार मान रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों पर। अरुज प्रकाश जी का सवाल है, EMIL की 85 खरीद है एंड ट्रेडिंग एट 100 नाउ। आज तो सर्किट भी लगा था अरुज जी इसमें, क्योंकि ये एक ब्रोकरेज हाउस के 2 अपग्रेड आए थे इसमें। एक आनंद राठी की तरफ से कल अपग्रेड आया था और इनिशिएट कवरेज था 156 रुपये के टारगेट। इनिशिएट कवरेज होता है जबकि वो अपना कवरेज स्टार्ट करते हैं, तो इनिशिएट कवरेज था 156 रुपये के टारगेट्स के लिए, और आज 104 का हाई इसने बनाया। देखिए 104 की क्रूशल है, क्योंकि अगर मैं क्लोजिंग नहीं मुझे पता कहाँ हुई है, लेकिन 100 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग हुई है एडजस्टमेंट के बाद तो अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि पहले ये 103 रुपये का इसका हाई था, ऑल टाइम हाई, जो उसने आज ब्रीच किया, और 103 रुपये इसके इशू प्राइस के दिन, यानी IPO जब आया था उसके अगले दिन ही एक नया हाई बनाया था। तो उसके बाद से फिर प्रेशर में ही रहा है स्टॉक, नीचे इनफैक्ट 58 में देखा इसने, और वहाँ से पुल बैक के बाद इसमें तेज़ी आई है। तो ब्रोकरेज हाउस तो पॉजिटिव है, अच्छी ग्रोथ की बातचीत कर रहे हैं, नए एक्सपेंशन की बातचीत कर रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन की बातचीत कर रहे हैं। जो पुराना केपेक्स की कंपनी ने किया है गाज़ियाबाद में और नई यूनिट लगाने में, उसका इम्पैक्ट आने की बातचीत कर रहे हैं। तो सो फार तो पॉजिटिव ही है, आप होल्ड करो, लेकिन 104 रीच होने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहीं आप 103, 104 ही रखना, या मतलब 100, 101 की रेंज में ही स्टॉप लॉस रखना, और धीरे धीरे उसे ट्रेल करते रहना। जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस आगे ट्रेल होता रहे वैसे बेटर है, और जहाँ प्रॉफिट बुक हो जाए वहाँ पर आप अकॉर्डिंगली निकल सकते हो। लेकिन सो फार जो ब्रोकरेज हाउस है 145, 140 के टारगेट्स के लिए, 156 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाय साइड पे रिपोर्ट दे रहे हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियो फॉर रिलायंस टुमारो? नो आइडिया मलिक साहब, नो आइडिया। आप ऐसे समझो कि ये 20 साल बाद रिलायंस के अंदर कोई डीमर्जर होने जा रहा है। इससे पहले जब दोनों ग्रुपों में बंटवारा हुआ था तब ऐसा एक स्पेशल सेशन हुआ था, उसके बाद अब होने जा रहा है। तो इस तरह के सेशन में प्राइस डिस्कवरी क्या होगी कल देखना होगा पहले 1 घंटे में। 2-3 चीज़ें जो हमारे पास जानकारी के तौर पर हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बदले में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जियो फाइनेंशियल का एक शेयर है, तो 667 करोड़ शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, 667 करोड़ शेयर आपको मिल जाएंगे जियो फाइनेंशियल के मार्केट में। उसके अलावा
जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हैं वो 150, 170, 190 रुपए के हैं। अब वो प्राइस रहेगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन वो प्राइस रहेगा, मतलब उस प्राइस पे लिस्टिंग होने की बातचीत की गई है। अभी ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अपना नया ऑल टाइम हाई हिट कर गया है, 2856, 15 पैसे से चूक गया, लेकिन ठीक है 2856 रुपये क्लोजिंग हाई पे, ऑल टाइम हाई इसका क्लोजिंग है आज। तो रिकॉर्ड लेवल पर रिलायंस ऑलरेडी पहुंच गया और रिकॉर्ड लेवल पर रिलायंस है, और इस तरह की अब प्राइस डिस्कवरी हो रही है, तो थोड़ा समझ के परे ही है। लेट्स सी पहले 1 घंटे में क्या, 2 घंटे में क्या डिस्कवरी आती है, और अकॉर्डिंगली वील कॉल लेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये आप ध्यान रखना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इन्वेस्टर्स को तो लॉस कभी नहीं होने दिया। इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टर्स को, कि उसने पिछले IPO से लेके अब तक 32% की CAGR से ग्रोथ दिखाई है, और पिछले 20 साल या 15 साल में 20% की CAGR से ग्रोथ दिखाई है। तो इस तरह की ग्रोथ देने वाली कंपनी है, तो इन्वेस्टर के लिए तो डिलाइट ही है, और ट्रेडर्स को हमेशा हॉन्ट करता है। तो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले लो, आप जो भी हो उसमें। Okay, hi Sumit, market is not giving chance to all to invest, and sector which is currently down like chemical and IT in the sector, I'm scared to invest. If market will go down, it can impact these sectors as well, because currently market is at all time high. So what is your view on this? सिंह साहब एक बात बताओ, जब बाजार अपने ऑल टाइम लो पर था या रिसेंट लो पर था, तब आपको लग रहा था बाजार नीचे तो नहीं आएगा। अब बाजार अपने ऊपर है, अब आपको लग रहा है बाजार नीचे तो नहीं आएगा। बाजार तो हमेशा नीचे आएगा, चाहे वो नया हाई हो चाहे वो नया लो, तो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही रहेगी नीचे आने की। अब पहला परेशानी तो हमेशा रहेगा, 1, इसीलिए कहते हैं कि SIP में पैसा डालो। SIP मतलब होता है कि सिस्टमैटिक वे में पैसा डालते रहो, 2-2 शेयर 5-5 शेयर आप TCS के आज भी खरीदते रहो, क्या ही जा रहा है। आपने अगर मान लो 3000 रुपये TCS लिया है, तो 2 शेयर, मान लो आपका मेजर बायर एग्जाम्पल है TCS, कोई ऐसा नहीं मेरा फेवरेट शेयर है, पहले बता दूँ। चलिए एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ अपना, से आपने अल्ट्राटेक के शेयर लिए हुए हैं, तो 6000 की रेंज में अल्ट्राटेक खड़ा था। अगर आपका मेजर चंक उसी रेंज में कहीं आया हुआ है और 8000 अब अल्ट्राटेक पहुँच गया है, तो अगर आप कुछ शेयर ले भी लेंगे तो आपका एवरेज नीचे ही रहेगा ना, 1, क्योंकि आपका SIP मेजर उसी साइड का है। कल को अल्ट्राटेक 14000 हो जाता है, मान लेते हैं, तो भी आपका एवरेज अल्ट्राटेक का 8-9 हज़ार की रेंज में रहेगा। फिर आप ऊपर के लेवल पे अगर जाके भी ले लोगे तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बिकॉज यू आर एक्यूमुलेटिंग इन एन SIP वे। तो वो हमेशा एक एडवाइसेबल वे होता है उनके लिए जो बाज़ार को टाइम नहीं करना चाहते हैं। जो टाइम करना चाहते हैं वैसे भी इन्वेस्टर नहीं होते, ट्रेडर होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिलायंस है या वो TCS है या वो HDFC बैंक है। उनका 200 EMI आया, उन्होंने बाय किया, उसको ब्रेक किया, शॉर्ट किया, सो उनकी कहानी अलग है। लेकिन आप इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम के लिए बैठे हो, आप प्रॉफिटेबिलिटी देखकर पैसा डालते हो। आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 साल का हो, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या पॉली कैब 300 रुपये से 1500 रुपये महंगा नहीं था? महंगा था, बहुत महंगा था। 2000 पे और महंगा हो गया, 2500 पे और महंगा है, 4000 पे और ज़्यादा महंगा है। महंगा तो हो ही जा रहा है, लेकिन उसकी अर्निंग उसे बार बार सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसका महंगे में भी लोग लेने को तैयार है। डिस्पाइट पॉली कैब 100% चल चुका है, एंड हेवेल्स मुश्किल तो 30% चला है इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में पॉली कैब 100% चला है। लेकिन फिर भी हेवेल्स 77 के मल्टीपल पर है और पॉली कैब 40 के मल्टीपल पर है, क्योंकि उसकी अर्निंग उससे सपोर्ट कर जाती है हर बारी। आप 100 रुपये की कमाने वाली कंपनी का शेयर अगर 1000 रुपये पे काम करता है तो 10 के मल्टीपल पर है, 10 टाइम ऊपर अपने प्रॉफिट्स, अपनी EPS से। लेकिन वही स्टॉक अगर 2000 हो जाता है तो दुगना हो गया, लेकिन साथ साथ उसकी अर्निंग भी अगर 100 रुपये से 200 रुपये हो गए तो भी तो वहीं 10 के मल्टीपल पर है, तो अर्निंग तो वहीं सपोर्ट आ गया ना उसको अर्निंग का। तो चाहे वो स्टॉक भाग रहा है लेकिन उसकी अर्निंग भी साथ साथ भाग रही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसीलिए इस तरह की कंपनियों को पब्लिक बैट कर रही है, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग नंबर के बावजूद, अपने ऑल टाइम हाई पे होने के बावजूद भी पॉली कैब 2 दिन में 8% चल गया, तो क्योंकि अर्निंग इतनी बढ़िया सपोर्टिव थी। तो इस तरह की चीज़ों से आप ऐसे रीड करिए इसको। ये रीड करने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है मैं लूँ कि ना लूँ, या मार्केट ऑल टाइम लो पर है मैं घबरा रहा हूँ। घबराहट तो हमेशा ही रहेगी सर, ये रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हमेशा रहेगा आपके साथ। अगर आप बाजार में उतरे हो तो रिस्क तो रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, वरना मत उतरो। और अगर आप उतरे हो तो ये मत सोचो कि नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो और ख़रीदूँगा, ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा होल्ड रुक के आऊँगा, अपनी बाइंग का इंटेंसिटी कम कर दूँगा। ऐसे आप सोच सकते हो क्वालिटी के साथ ऑब्वियसली, लेकिन नॉन क्वालिटी के साथ तो कोई भी दाम हो एंटर करना ही बेकार है। सो ये चीज़ों के आधार पे आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर। और ये बात सही है कि हाँ, कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट भागे हुए हैं, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ दिन के लिए भूल भी सकते हो। लेकिन इस समय लिक्विडिटी का इतना ज़्यादा फ्लो है, आप कुछ नहीं कर सकते। FI पैसा डाल रहे हैं, SIP का पैसा आ ही रहा है, तो आदमी करे तो क्या करे। तो महंगी चीज़ और महंगी ले रहा है इसीलिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगा है तो रुक जाओ, थोड़ा नीचे आएगा तब ले लेना। कहाँ भागा जा रहा है, मतलब ऐसे कौन सी कंपनी जो नीचे नहीं मिलती है आपको? एशियन पेंट मिला ना अभी 2800 पर या 2900 पर, या इन्फोसिस मिला 1100 रुपये पर, या TCS मिला 2900-3000 की रेंज में, अल्ट्राटेक 6000, रिलायंस इवन 2300 मारा फिर रहा था। आज सबको रिलायंस चाहिए, उस दिन रिलायंस कोई लेने को तैयार नहीं था, तो सभी मिलते हैं ऐसे नीचे, तब ले लो, क्या जा रहा है। पहले भी मिले हैं फिर मिल जाएंगे थोड़े दिन बाद।
कोई भी ट्रिगर आएगा और उस समय वो ट्रिगर भयावह होगा, क्योंकि बाज़ार कभी भी अच्छी खबर के साथ नीचे नहीं लाता है शेयरों को। बुरी खबर और अच्छा प्राइस एक साथ आता है, तो फॉलो आपको करना उसको। CCL प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, अरे मैनेजमेंट कल आई थी सर हमारे पास, एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात भी उन्होंने की थी बहुत सारी। रेलवे के जो पैकेजेस हैं, क्योंकि रेलवे में बड़े सप्लायर हैं, आप कभी बैठना रेलवे में तो जो कॉफ़ी पीते हो आप वो CCL प्रोडक्ट की कॉफ़ी होती है। लेकिन उनसे मैंने जब बात की कि आप प्री मिक्स कॉफ़ी में नहीं उतर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि इस पर हम कामकाज कर रहे हैं रेलवे एक्सपेंशन को लेकर, और बड़े कियोस्क स्टेशन पे भी बातचीत हो रही है। तो एक्सपेंशन प्लान तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, कॉफ़ी प्राइस भी शूट अप करे हुए हैं। इंडिया में वैसे भी कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है, ये रिटेल आउटलेट में भी एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। तो 2 नंबर ठीक ठाक थे, मार्जिन मिस था, लेकिन ठीक है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, फंस गए तो फंस गए वाली सिचुएशन होती है। तो आप देख लो, लार्जेस्ट वैसे कॉफ़ी प्लेयर जो है इंडिया में टाटा कॉफ़ी है, तो अगर आप चाहते हो टाटा कॉफ़ी फर्स्ट, सेकंड है CCL, छोटा सेगमेंट है, मोमेंटम में रहेगा, और वैसे भी कमोडिटी बेस्ड है, तो कमोडिटी का बैकअप इसमें हमेशा चाहिए होगा आपको। कमोडिटी के बैकअप के बाद ही चलता है। कोई भी कमोडिटी बेस्ड स्टॉक या सेक्टर जब तक कमोडिटी का बैकअप नहीं मिलेगा नहीं चलेंगे। तो आप उसको अगर रीड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वोल्टास में क्या किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए? सर ऐड कर सकते हो नितिन जी, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही है आप नीचे के लेवल पे, कि स्टेबल हो जाए, वहाँ एंटर करना ज़्यादा बेटर है। अभी थोड़ा कंसर्न रहेगा इनको इस बारी, क्योंकि वो बारिश बहुत लंबी रही है, नॉर्थ में इतना डिमांड आया नहीं है, लॉयड के नंबर भी वीक आने की बातचीत है, इसीलिए तो थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। लेकिन नीचे कहीं स्टेबल हो तो वहाँ पर आप एक बार को ऐड कर सकते हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट से इनको अच्छे ऑर्डर आते हैं और वहाँ काम काफ़ी हो रहा है। सो उसको आप अदरवाइज़ देख सकते हो। और रही बात आपकी ये दूसरे सवाल की कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC है, टेलीकॉम, ये सर NBFC है। रिलायंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस बाकी हैं, और उनमें से एक बिज़नेस आप अभी ये देख रहे हो जिसका जिक्र भी कभी नहीं उठता था, वो है जियो फाइनेंशियल। और ये 150 से 200 रुपये सेंट्रम, जेफरीज, इनकी तरफ से एक आंकलन है कि ये शायद इतने का दाम होना चाहिए स्टॉक का। ओके, CCL में हम बात कर चुके। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट कैसी कंपनी है? निक्स सर, अगेन आप मेरी याददाश्त में आप पहले स्पेंसर और इंडिया बुल्स में हाथ जला चुके हो, मेरे ख्याल से अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए ऑलवेज टाइटन, बेस्ट इज टाइटन, डिस्पाइट वो महंगा है लेकिन स्टिल क्वालिटी इज टाइटन 1। 2, अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो थोड़ा रिस्की बेट ले सकते हो तो ये सेनको और कल्याण हो सकते हैं एक बार को, बट अगेन कि ये हाल के IPO हैं तो ज़रा वो रब ऑफ निकल जाने दीजिए IPO का, और 1 साल की सप्लाईज, 1 महीने की सप्लाई, 6 महीने की सप्लाई निकल जाए तो एक बार को फिर भी देख सकते हो। बट अगेन टाइटन इज़ द बेस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ ऐसी कहने लायक जिसकी वजह से वो बेहतरीन बनता है। डिस्पाइट वो महंगा है और बहुत महंगा है, ऐसा नहीं महंगा नहीं, बहुत महंगा है, लेकिन अगेन हर बार उसका अर्निंग उसे सपोर्ट कर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा नीचे मिलता रहे तो आप ऐड करो, ज़्यादा बेटर है। बट इट हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड क्वाइट अ गुड नंबर, क्वाइट अ वैल्यू रिटर्न, और अभी भी इसमें कोई सेल ऑफ नहीं है दूर दूर तक। मतलब अगर क्वालिटी रिटर्न मैच्योर हो गया होता तो शायद टाइटन में तमिलनाडु गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच गई होती, लेकिन अब तक वो नहीं बिका है। तो ये मान के चलो कि अभी तक मैच्योरिटी आई नहीं है उस तरह के रिटर्न की, तो शायद मूव आ सकता है इसमें अभी भी, और देख सकते हो। अगेन क्वालिटी एसेट है फ्रॉम हाउस ऑफ टाटा, तो आप देख सकते हो वैसे भी। स्टॉक्स लाइक आवास, NBFC विल बेनिफिट ओनली व्हेन इंटरेस्ट रेट गो डाउन सो दैट दे रीगेन देयर हाई लेवल्स। अनिल जी देखो, इसको ऐसे समझो कि बैंक्स के केस में जब ब्याज दर बढ़ता है, और मतलब ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग स्प्रेड खाते हैं लोन पैसा उठाने से और पैसा देने तक के बीच का, यानी कि ये लोग जो पैसा लोगों से उठाते हैं डिपॉजिट्स के थ्रू, एडवांस के थ्रू को बांटते हैं, तो ये बीच का जो स्प्रेड होता है उसे खाते हैं। उसके बीच में इनके NPAs आ जाते हैं कि जिनसे पैसा इनको दिया है वहाँ से पैसा आया नहीं तो NPA हो गया। तो ये तो बैंक्स की बात है, तो इनके लिए वो NIM इनका बेटर साइड पर होता है जब, क्योंकि लोन जो पैसा लेते हैं, मतलब जो FD पे पैसा रखा है वो साल के एंड में मैच्योर होने आएंगी, तो उनको पैसा देना है अगले साल, लेकिन हाउसिंग लोन जो है वो तुरंत बढ़ जाता है। तो इनके लिए पैसा आने वाला पैसा जल्दी बढ़ता है ब्याज दरें बढ़ते केस में, और देने वाला पैसा दूर से होता है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या जो NBFCs होती हैं उनके लिए क्या होता है, ये कहीं से पैसा उठाते हैं, ये खुद तो पैसा लाते नहीं, इनको डिपॉजिट लेना तो अलाउ नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग पैसा उठाते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, G6 के थ्रू, तो उनको हायर यील्ड पे पैसा मिलता है, तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते हैं इसलिए बैंक्स के सामने, लेकिन उनकी रीच अच्छी होती है, पेनिट्रेशन स्ट्रांग होता है, प्रोडक्ट इनोवेटिव होता है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल पर किसी सरकारी बैंक का लोन नहीं होता, लेकिन बजाज फाइनेंस का है, या कपड़ों पे भी देते हैं इवन वो, तो इसलिए ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और का बेनिफिट या हायर पेनिट्रेशन का बेनिफिट ये लोग पा लेते हैं। तो जब तक हायर साइड पे ही हैं ब्याज दरें,
तब तक के लिए तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हो वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है और लास्ट के 2 क्वार्टर की ये रीडिंग है नंबर्स की या 3 क्वार्टर की ये रीडिंग है नंबर्स की कि जो भी माल बिका है वो प्रीमियम साइड पे बिका है, जो 10 करोड़ प्लस के घर मिले हैं या 20 करोड़ प्लस के घर बिके हैं। तो क्योंकि वो हायर साइड की प्रीमियम मकान बिक रहे हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग वालों के लिए उतनी डिमांड नहीं आ रही है। सो अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आया और इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ तो अफोर्डेबल के अंदर पिकअप आना शुरू होगा और अफोर्डेबल में पिकअप आता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली कंपनियों के लिए भी अच्छा ट्रिगर बनेगा। तो जो वो कंपनियां अफोर्डेबल में काम करती हैं, जैसे कि लोअर एंड की लिकर कंपनियां या लोअर एंड की फुटवेयर कंपनियां, रिलैक्सो टाइप्स, जिनके नंबर बहुत ख़राब आए थे 2 क्वार्टर पहले, वो सब वापस पिक करना शुरू करेंगे। आज किसी से बात हो भी रही थी इसके ऊपर, ये किसी जानकार ने ये आइडिया दिया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी पिकअप करेंगी गोइंग फॉरवर्ड जब इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आएगा, तो उस हिसाब से इनको बेनिफिट मिल सकता है। तो आप उसको एक बार को रीड कर सकते हो। मेरी HDFC बैंक कोटक की एवरेज 10% नीचे की है बट स्मॉल क्वांटिटी थी, बट आई वांट टू बाय मोर, कैन आई बाय? जब आप वांट टू बाय मोर है तो फिर सोचना ही क्या है फिर निक सर, इसमें तो यू वांट टू बाय मोर, जस्ट बाय मोर, सिंपल। उसमें मेरे डिसीजन या मेरे स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। HDFC बैंक विल रिमेन HDFC बैंक, 12 लाख करोड़ रुपए का बैंक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सिनेरियो में क्या मानते हो अब 30% घट जाएगा तो 9 लाख करोड़ हो जाएगा वापस, मतलब पूरा HDFC लिमिटेड बाहर हो जाएगा इसमें से, यही वापस सिनेरियो होगा। तो 30% नीचे तक तो मैक्सिमम ऑफ करेक्शन, आप कैप यही खुद ही मान लोगे, इससे ज़्यादा क्या ही वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। एंड लाइकवाइज HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो दे आर क्वालिटी बैंक्स टू ओन, बट प्राइसेस थोड़ी बहुत एडजस्ट होती है, वो आप अपने SIP के थ्रू एडजस्ट कर ही सकते हो। अगर आप कोई भी चीज़ SIP में ले रहे हो या छोटे छोटे स्टैगर वे में ले रहे हो तो वर्स्ट के सिनेरियो में आप उसकी प्राइसिंग एडजस्ट कर लोगे ना। क्वालिटी को लेकर तो आप एश्योर हो ही खुद, अभी तो बोल रहे हो आप लेने के लिए, लेकिन अगर एश्योर्ड हो तो नीचे मिले तो थोड़ा थोड़ा एवरेज कर लो, क्या बुराई है उसमें। सो ट्राई टू गेट योर कॉस्ट, मिनिमाइज योर कॉस्ट, मैक्सिमाइज योर गेन्स। अब मिनिमाइज योर कॉस्ट कैसे होगा कि हमने SIP में थोड़ा माल नीचे ले लिया, और मैक्सिमाइज योर गेन कैसे होगा जब बहुत तेज़ हो जाए तो आप रुक जाओ, बहुत तेज़, तो बहुत तेज़ ऐसे होता है जैसे आपको HL पड़ा, आपने एक्यूमुलेट किया और HL भाग गया ऐसे पागलों की तरह, तो आप रुक जाओ, मत करो कुछ भी उसके अंदर। सो उस तरह की सिचुएशन में आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन स्टैगर वे में चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब TCS चल भी गया तो 3000 से 3500 ही तो आया, 10% तो गेन है TCS में, 12-15% गेन है मैक्सिमम, तो किसी फाइन डे 3400-3300 की रेंज में वापस है, फिर ऐड कर लो। अगेन एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट माई फेवरेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। और HCL टेक एंड एस्ट्रल फॉर लॉन्ग टर्म। HCL टेक के नंबर तो वीक थे पॉल सर, लेकिन वो वही 1050 का स्टॉप लेके आप आराम से लॉन्ग कर सकते हो उसमें। 1050 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही प्रमोटर बाइंग थी 1030-1070 के बीच में, उसको आप देख सकते हो। एस्ट्रल ऑन द कॉन्ट्री बहुत ज़्यादा चला हुआ है, इनफैक्ट पीडीलाइट इज़ बेटर। अगर आप एस्ट्रल की रेंज में कुछ ढूंढ रहे हो तो पीडीलाइट कुड बी अ गुड नेम टू ऐड ऑन, आप उसको देख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली, क्योंकि एस्ट्रल भी पीडीलाइट के बिजनेस में उतरा है। यानी कि एस्ट्रल वैसे तो पाइप के अंदर है, लेकिन वो अधेसिव के कामकाज में भी उतरा है, और पीडीलाइट ऑलरेडी अधेसिव का लीडर है, फेविकॉल के थ्रू, एमसील के थ्रू, और एरलडाइट भी उसके पास है। सो उसका डोमिनेंस है स्पेस में, तो आप अगर जाना चाह रहे हो तो वो एक बार को अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे भी बीट एंड डाउन स्पेस है, थोड़ा ही चला है नीचे से, उसको भी ऐड कर सकते हो। एनी मिड कैप स्टॉक दैट वी कैन ऐड टुडे? टुडे तो सर कुछ नहीं, अब तो बाजार बंदी हो गया पुनीत जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कल के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हो तो इनग्रेविया ठीक लग रहा है, फिर वही बोलूँगा 379 का स्टॉप आप देख सकते हो, उसको अच्छा नाम है। 2 फार्मोवा के नंबर तो वीक थे आज, लेकिन देखते हैं वो फार्मा है वो केमिकल है, कैसे नंबर उसकी तरफ से आते हैं। केमिकल के हिमाद्री के नंबर देख के तो लग रहा है पिकअप आना चाहिए। कुछ लोग SW सोलार भी बोल रहे हैं बाय, बट अगेन क्लोज स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट जैसा कुछ बना है, तो वहाँ पर कुछ बाइंग हो रही है। रेस्ट अभी आप रुक जाओ, क्योंकि हीटेड अप मार्केट है, तो थोड़ा कूल डाउन हो जाए, नंबर से नीचे मिलेंगी चीज़ें, वहाँ ले लेना। कोई ज़रूरी थोड़ा ना ट्रेड करना है या पैसा डालना ही है हर रोज़ सवाल आते हैं, रोज़ लोग पूछते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना पैसा रोज़ ही डाल रहे हैं ना। तो भाव मत देखिए, आराम से एक्यूमुलेट करिए, जो भाग गया छोड़ दीजिए, कहाँ भाग रहा है उसके बाद बाजार। कैंपस आरती इंडस्ट्री लेटेंट व्यू। कैंपस एंड आरती कुड बी गुड टू गो। इनफैक्ट आरती को थोड़ा और स्टेबलाइज होने दो, ये क्वार्टर के नंबर अगर ख़राब आ जाए तो आरती पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद तब आप एक बार को एंटर कर सकते हो। और कैंपस भी ओके कि भाई IPO का माल खाली हो रहा है, तो 1 साल तक तो वही सब रहता है, 1 साल निकल जाए IPO में और इक्विटी फ्लोट छूट जाए, उसके बाद एक बार को एंटर करना। लेटेंट से बेटर तो ये दोनों फिर भी विकल्प दिख रहे हैं, लेकिन ऑर्डर में आरती थोड़ा स्टेबल होने के बाद एंटर करना ज़्यादा बेटर रहेगा।
चलिए फिलहाल इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल गुरुवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर, इंस्टा, थ्रेड, यूट्यूब सारे हैंडल हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।